1857 की क्रांति के बारे में तो सबने सुना है, लेकिन उससे भी पहले भारत के जंगलों में एक ऐसी ज्वाला भड़की थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। ये कहानी है संथाल समुदाय के विद्रोह की, जिसे कई इतिहासकार भारत की पहली सच्ची जनक्रांति मानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किस विद्रोह को यह दर्जा मिला और क्यों? चलिए आज इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि वो क्या वजहें थीं, वो क्या पृष्ठभूमि थी जिसने इस विद्रोह को जन्म दिया। फिर जानेंगे उस एक चिंगारी के बारे में जिसने सब कुछ बदल दिया। हम ये भी देखेंगे कि कैसे इस विद्रोह को कुचला गया, और आखिर में ये समझेंगे कि इसकी विरासत आज भी हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जगह है दामनकोह, जिसे आज हम संथाल परगना के नाम से जानते हैं। यहाँ पर शांति से अपनी जिंदगी जी रहे थे संथाल समुदाय के लोग, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। देखिए, इस पूरे संघर्ष में दो पक्ष आमने सामने थे। एक तरफ थे संथाल, जो दामनकोह के असली बाशिंदे थे, वहां के मूल निवासी, और दूसरी तरफ थे दीकू। ये एक संथाल शब्द है बाहरी लोगों के लिए। इनमें कौन कौन शामिल थे? साहूकार, व्यापारी और हां, अंग्रेज प्रशासक। यही वो लोग थे जो लगातार संथालों का शोषण कर रहे थे। अब शोषण का सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार क्या था? कर्ज। साहूकार जो थे वो संथालों से लिए गए कर्ज पर पता है कितना? 500% तक का ब्याज वसूलते थे। जरा सोच कर देखिए, ये सिर्फ कर्ज नहीं था, ये तो एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली गुलामी का जाल था। और ये शोषण सिर्फ ब्याज तक ही सीमित नहीं था, इसके कई रूप थे। धोखे से उनकी जमीनें हड़पी जा रही थीं। पुलिस और प्रशासन, जिनकी जिम्मेदारी उनकी रक्षा करना थी, वो आंखें मूंदे बैठे थे। लेकिन कहते हैं ना, ताबूत में आखिरी कील, वो साबित हुआ भागलपुर वर्धमान रेलवे लाइन का काम। इसके लिए संथालों से जबरदस्ती बिना कोई पैसा दिए मजदूरी करवाई गई। और बस यही वो घटना थी जिसने सालों से दबे हुए गुस्से को एक ज्वालामुखी की तरह भड़का दिया। तो अब देखते हैं कि कैसे अन्याय का ये घड़ा आखिर छलक ही गया और कैसे हूल यानी विद्रोह की पहली चिंगारी भड़की। विद्रोह की असल चिंगारी तब भड़की जब संथालों ने दरोगा महेशलाल दत्त और प्रताप नारायण को मार दिया। ये दोनों कौन थे? ये वो भ्रष्ट अधिकारी थे जो शोषण के सबसे बड़े चेहरे बन चुके थे। उनकी हत्या एक सीधा और साफ संदेश था, बस अब बहुत हुआ। यहीं से असल में सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत हुई। और ये जो छोटी सी चिंगारी थी ना, ये देखते ही देखते एक बड़ी जन क्रांति की आग में बदल गई। ये सिर्फ कुछ लोगों का गुस्सा नहीं था, ये एक पूरा संगठित आंदोलन बन गया जिसके अपने नेता थे और जिसका एक बहुत ही साफ लक्ष्य था। तारीख थी 30 जून 1855। जगह भगनीडीह। यहां एक ऐसी सभा हुई जो इतिहास में दर्ज हो गई। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। 400 गांवों के करीब 6000 संथाल अपने पारंपरिक हथियारों के साथ एक साथ इकट्ठा हुए। ये महज एक भीड़ नहीं थी, ये उनकी एकता और अपने भविष्य को अपने हाथों में लेने के संकल्प का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। और इस क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? 4 भाई, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। उन्होंने सिर्फ नेतृत्व ही नहीं किया, बल्कि इस विद्रोह को एक सरकार का, एक प्रशासन का ढांचा दिया। सिद्धू को राजा घोषित किया गया, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति। सोचिए, ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये एक समानांतर सरकार की घोषणा थी। तो सवाल यह है कि इस पूरी क्रांति का असल मकसद क्या था? उनका लक्ष्य था सतयुग की स्थापना। सतयुग यानी सत्य और न्याय का एक ऐसा दौर जो विदेशी शासन और हर तरह के शोषण से पूरी तरह आज़ाद हो। तो ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की नहीं थी, ये अपनी संस्कृति, अपनी जमीन और अपने आत्मसम्मान को वापस पाने का एक संघर्ष था। लेकिन जाहिर है, जब विद्रोह की आग इतनी तेजी से फैली तो ब्रिटिश हुकूमत चुप बैठने वाली नहीं थी। उन्होंने इसे कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और अब कहानी का रुख इस विद्रोह के क्रूर दमन की ओर मुड़ता है। शुरुआत में तो संथालों ने अपने पारंपरिक तीर कमानों से ही मेजर बरो की फौज को हरा दिया था, लेकिन ये जीत ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। ब्रिटिश सरकार ने इसे अपनी तौहीन समझा और पूरे इलाके में मार्शल लॉ लागू कर दिया। और फिर विद्रोह को कुचलने के लिए आधुनिक हथियारों से लैस एक बहुत बड़ी सेना भेज दी गई। विद्रोही नेताओं को पकड़ने के लिए उस जमाने में 10,000 रुपए का भारी भरकम इनाम रखा गया, और फिर एक एक करके इस क्रांति के नायक गिरने लगे। दिसंबर 1855 में सिद्धू को पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। चांद और भैरव लड़ाई में ही शहीद हो गए
और फरवरी 1856 आते आते कान्हू को भी पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया। तो हाँ, सैन्य तौर पर देखें तो इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया था। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये विद्रोह नाकाम रहा? बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि इस हूल की विरासत कितनी गहरी और कितनी स्थायी साबित हुई। देखिए, भले ही संथाल लड़ाई हार गए, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को घुटनों पर ला दिया था। उनके बलिदान ने वो कर दिखाया जो अर्जियों और याचिकाओं से कभी नहीं हो सकता था। नतीजा क्या हुआ? एक अलग संथाल परगना जिला बनाया गया। बाहरी लोगों की घुसपैठ को रोकने के लिए इसे एक रेगुलेटिंग एरिया घोषित किया गया। और सबसे बड़ी जीत थी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी एसपीटी एक्ट का पास होना। ये कानून आज भी आदिवासी जमीन को गैर आदिवासियों को बेचे जाने से रोकता है। और इस विद्रोह की गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि 7 समंदर पार तक पहुंची। महान विचारक कार्ल मार्क्स ने संथाल हूल को भारत की प्रथम जनक्रांति का दर्जा दिया। उन्होंने अपनी मशहूर किताब दास कैपिटल में इसका जिक्र किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसमें सिर्फ एक स्थानीय बगावत नहीं देखी, बल्कि उन्होंने इसमें देखा पूरी दुनिया के शोषित वर्ग का अपने शोषकों के खिलाफ एक संगठित संघर्ष। और इसी एक बात ने संथालों की इस लड़ाई को विश्व इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो आखिर में सवाल यही है कि संथाल हूल की ये कहानी आज भी क्यों मायने रखती है? शायद इसलिए क्योंकि जमीन, पहचान और न्याय की वो लड़ाई, वो संघर्ष आज भी भारत के कई हिस्सों में गूंजता है। ये हमें याद दिलाता है कि जब अन्याय अपनी सारी हदें पार कर जाता है तो आम लोगों का जज्बा भी इतिहास लिखने के लिए तैयार हो जाता है।